कैसे पहचाने कि किस शरीर को जीवन चलाता है। जीवन का मतलब मैं। दूसरा एक क्वेश्चन आया, पेड़ पौधों में सुख दुख होता है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन आया, क्या आया, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तो काफ़ी क्लियर है, लेकिन जब हम लिविंग की बात करते हैं तो यहाँ हम उसको 3 पार्ट में ले रहे हैं, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन बीइंग, हम तीनों को अलग अलग मान रहे हैं। ऐसा क्यों? चलो, बात तो और भी है लेकिन नहीं करते अभी। तो देखिए, हमको जीवन के बारे ये पता चला कि जीवन किस शरीर को चलाता है। तो जीवन के बारे में पता चला कि जीवन उसी शरीर चला सकता है। किस शरीर को चला सकता है? मिनिमम उसमें विकसित मस्तिष्क हो। क्योंकि फाइनली जीवन किसी ब्रेन के थ्रू ही किसी शरीर को चलाएगा। तो शरीर के सिग्नल ब्रेन के थ्रू मुझ तक पहुंच जाएं और मेरा चाहना ब्रेन के थ्रू शरीर पे ट्रांसलेट हो जाए। इसलिए इंद्रियों की अच्छी परिभाषा है, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग की इंद्रिय संज्ञा है। इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग, इच्छा से कंट्रोल्ड अंग। कैसे? जैसे कल आपने वो गोलगप्पा खाया था, क्या बोलते हैं उसको? पानीपुरी, गोलगप्पा, कई अलग अलग नाम है ना? गोलगप्पा। और आपने खाई थी वो क्या था, मधुबनी वड़ा। मधुबनी वड़ा कैसा था? कितने लोगों को बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? कल फिर बनवा लें। जीभ पे पानी आ गया? इतनी देर में जीभ पे पानी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये द्रवित हो गया, द्रव आ गया। तो इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग मतलब मैं इच्छा करता हूं और कोई फिजिकल केमिकल रियलिटी काम करना शुरू कर देती। क्या मशीन है ना? तो ये जो इसका मतलब है कि इच्छा से सारे अंग संचालित है। इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। पानी पूरी ले आओ, कुछ भी ले आओ, इच्छा नहीं है तो ना अपना कोई हार्मोन सिक्रेट होगा, ना अपने को कुछ फील होगा। तो विकसित मस्तिष्क की आवश्यकता है। दूसरी बात करेंगे, यदि जीवन नाम की चीज है तो उसमें मानने का गुण है। मानने का गुण होता है, इसीलिए हम उसको ट्रेन कर पाते हैं, पालतू बना पाते हैं, टेम कर पाते हैं। मानने का गुण होगा तो ही हम उसको टेम कर पाते हैं, तो ही हम उसको कुछ सिखा पाते हैं मिनिमम। फिर समझ की बात भी कर ही सकते हैं, मानव की बात आएगी तो पशु के साथ भी इतना करते ही। तीसरा, जीवन है तो उसमें जीने की आशा है। जीने की आशा है तो जब भी आशा के अगेंस्ट खतरा होता है तो उसमें भय होता है। फाइनली चौथी बात करेंगे, 3 से भी काम चल सकता है। चौथी बात करेंगे, जिन शरीरों में विकसित मस्तिष्क होता है वो सभी शरीर सप्त धातु से बने होते हैं। सप्त धातु आयुर्वेद का बहुत एक स्थापित, क्या बोलेंगे, फॉर्मूला बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, है ना? हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, है ना? ऐसा करके 7 चीजें होती। तो हम एक एक करके चेक कर सकते हैं कि अब जैसे मटेरियल की बात करें, मटेरियल में कोई विकसित मस्तिष्क है? नहीं है, तो मटेरियल तो कंसिडरेशन से पहले ही बाहर हो गया। पेड़ पौधे की बात करें, पेड़ पौधों में विकसित मस्तिष्क है? नहीं है। पेड़ पौधों में मानने की क्रिया होती है? रामलाल आएगा तो घुमा के टहनी मार देना, ऐसा नहीं हो सकता। तो पेड़ पौधे को हम कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, जिस तरह से हम कुत्ते को सिखा सकते हैं, है ना? कुत्ते को सिखा देते हैं, उसका नाम सिखा देते हैं, जंगल से आना जाना सिखा देते हैं। हम छोटे होते थे तो हमारा घर गांव में है, तो भैंसा होता है, भैंसा बुग्गी,
भैंसा बुग्गी लेके आता है, तो हमको उस पर बड़ा शौक रहता था बैठने का, तो हमको उस पर बिठा देते थे और उसके पीठ पे हाथ मारते थे, तो गांव से सीधा इसी खेत में आके रुकता था। उसको रास्ता बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका रोज़ का काम है, वहाँ से चलना है, यहाँ आके रुकना है। तो ये उसमें मानने की क्रिया हो रही है। कुत्ता जो पालतू कुत्ता है, कई बार कोई चोरी करके ले जाते हैं, या पता चले 2 महीने बाद फिर घर आ जाता है ना, ये सारी घटनाएं हम देखते हैं। तो इसका मतलब है कुछ सिखा सकते हैं, जीने की आशा, मतलब उसमें भय होता है। अब पेड़ पौधों में भय होता है, टच मी नॉट ना। अब आप ऐसा बोलोगे, मैं क्या बोलूँगा, आप क्या बोलोगे, सब पहले से तय है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ा समझते हैं इसको, और उसमें हमारा ये भी एड्रेस हो जाएगा, लिविंग नॉन लिविंग। तो जैसे पदार्थ है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था मतलब मानव। यदि पदार्थ अवस्था को देखें तो उसमें 2 क्रिया होती हुई हमको दिखाई दे रही हैं, पहचानना और निर्वाह करना। कैसे? किसी भी मटेरियल को देखें तो उसमें पहचानना और निर्वाह करने का काम हो रहा है। कैसे? जैसे लोहे का एटम लोहे के दूसरे एटम को लगातार पहचाने रहता है और लगातार उस पहचानने का निर्वाह करता है। इसलिए लोहे की स्ट्रेंथ के बारे हमको पता है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन को हम कंस्ट्रक्शन में या किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं। तो लोहा कितनी ताकत के साथ लोहे के दूसरे एटम को पकड़ के रखेगा, मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा, एल्युमिनियम कैसे पकड़ेगा, लकड़ी कैसे पकड़ेगा, कपास कैसे पकड़ेगा, तो सबकी अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो इससे ही पता चलता है कि सृष्टि में जितना भी जड़ संसार है उसकी बेसिक इकाई एटम है, और एटम, हर एटम एक निश्चित तरीके से बिहेव करता है और वो फिर उसी तरीके से बिहेव करता है। तो उसको बोल रहे हैं पहचानना और निर्वाह करना। जैसे ये कहा जाता है कि एल्युमिनियम का वेल्डिंग लोहे में नहीं होता है, तो एल्युमिनियम ये पहचानता है कि लोहे के साथ में नहीं जुड़ना है। कोई मेटल कितने टेम्परेचर पे पिघलेगा सबका निश्चित होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेलिएबिलिटी, तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ते थे। तो इसका मतलब है कि पहचानना निर्वाह करना उसमें होता है। अब यदि पेड़ पौधे को देखें तो पेड़ पौधे में भी पहचानना निर्वाह करना ही होता है। थोड़े पैरामीटर्स ज़्यादा हैं। कैसे? पेड़ पौधा गर्मी, सर्दी, नमी, खाद, पानी, प्रकाश, है ना, सब चीज़ को पहचानता है, उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करता है ना। जैसे सूरजमुखी का पौधा को सन से प्यार हो जाता है, तो तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तो बस सूरज को ही देखते रहता है, ऐसा व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन इसका इतना ही मतलब है कि सूरजमुखी के पौधे को जिस तरह की, जैसे धरती में पानी की जड़ें पानी की तलाश में, जहाँ पानी है उतनी गहराई में पानी को ढूंढते हुए आगे बढ़ जाती, पहचानना निर्वाह करना होते रहता है। तो सूरजमुखी के पौधे से लेके, और जब हम टच मी नॉट की बात करते हैं तो सृष्टि की सभी इकाइयाँ दूसरी इकाइयों को प्रभावित करती हैं। यदि मैं बोर्ड पे मेरी उंगलियां रख दूंगा तो उस समय बोर्ड भी प्रभावित हो गया है, मेरी उंगली के नीचे के बोर्ड का टेम्परेचर बदल गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी टच मी नॉट हैं। कुछ चीज़ें हमको आँख से दिखती हैं, उस प्रभाव को हम नोटिस कर पाते हैं। आपको याद है कुछ कुछ यूट्यूब में आपको वीडियो मिलते हैं, वो उंगलियां हिलाता है, उससे म्यूज़िक, मेरी उंगली हिलाने से भी कोई आवाज़ आती है, उस आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाला माइक्रोफोन होगा तो मैं केवल उंगलियां हिला रहा हूँ और उससे कोई म्यूज़िक हम सुन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सभी इकाइयों से प्रभावित होती हैं। हमारी 5 इंद्रियों की ताकत कुछ चीज़ों को नोटिस करने की है, कुछ चीज़ों को हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी टच मी नॉट ही होता है। तो कोई ख़ास बात नहीं है कि कोई एक टच मी नॉट है। इससे पता चला
कि पदार्थ अपने आप में बेसिकली एटम मॉलिक्यूल का मामला है, पेड़ पौधे भी एटम मॉलिक्यूल का मामला है, लेकिन पेड़ पौधे में एक दूसरी घटना हो गई कि उसमें सेल मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया, और सेल भी इतना ही करता है, अपने अनुकूल परिस्थितियों को पहचानता है, उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन सेल की जब बात करेंगे तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे में विकसित मस्तिष्क नहीं है, पेड़ पौधे में मानने की क्रिया नहीं होती है, पेड़ पौधा भयभीत नहीं होता है। कैसे भयभीत नहीं होता है? अभी हम भयभीत होने और प्रभावित होने को डिफरेंशिएट नहीं करते। जैसे मच्छर को मारते हैं तो मच्छर भयभीत होता है कि नहीं होता है? मच्छर भयभीत होता है कि नहीं होता है? हाथ उठाओ। सोचने का काम नहीं किया है हमने, एग्ज़ाम में रटने का काम किया है, एग्ज़ाम में मार्क्स पाने का काम किया है। सच्चाई यही है कि मौलिक सोच हमारी विकसित नहीं हुई है ना। हमने इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा तो इंजीनियरिंग की किताब याद कर ली, हमने तमाम चीज़ों को, लॉजिक भी हमने जो किताब में लिखा था उसको समझने के लिए लगाया है। मौलिक रूप में लॉजिक ज़िंदगी के पास आ जाए, वो भी हमारा अप्रोच बहुत बना नहीं है। अब देखिए, थोड़ा समझते हैं कि जैसे मच्छर भयभीत होता है कि नहीं होता है। अब बताइए, मच्छर आपके हिसाब से भयभीत होता है कि नहीं होता है? मच्छर भयभीत होता है। अगर मच्छर भयभीत नहीं होता और सेंसेशन नहीं होता मस्तिष्क में, एक्चुअली एक रिंग नुमा उसका मस्तिष्क भी होता है, उससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा खिंचा हुआ था पूरी बॉडी में। तो जब कभी भी मॉस्किटो रिपेलेंट आप अपने रूम में यूज़ करते हैं तो उसको सेंस करके वो दूर चला जाता है। अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो उसको पता ही नहीं लगता, आपके ऊपर अटैक ही अटैक करता। दैट इज़ वाई जो मच्छर है वो सेंस कर सकता है थ्रेट को। सेंस करना एक बात है, भयभीत होना दूसरी बात है। भयभीत तो होता ही है वो, जब मॉस्किटो वही तो कह रहा हूँ। देखो, रखा है। अब आप इतना बढ़िया बायोलॉजी समझने वाले व्यक्ति के लिए भी रेफरेंस ही आ जाता है, अब इसको समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, मैं तो विद एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, अभी मैं भी देता हूँ, अभी सुनिए तो सही। अभी तो एक हाथ लगाया, दूसरा हाथ देखते हैं कैसे लगता है। अब देखते हैं इस बात को। देखो, भयभीत होने को समझना होगा। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जैसे कुत्ते को आप 4 डंडे लगाओ तो कुत्ता 2 महीने बाद भी आओगे तो बिल्कुल आपसे 50 मीटर दूर से ही निकलेगा, आपके पास नहीं फटके। और 4 रोटी एक बार डाल दो, 2 बार डाल दो, आप 2 महीने बाद भी आओगे तो बिल्कुल पहचानेगा कि ये आदमी रोटी देगा और आपके आजू बाजू घूमेगा। इससे हमको कुत्ते में तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुत्ता भयभीत भी होता है और कुत्ता पहचानता है, ये भी पहचानता है कि इसके पास नहीं जाना है या इसके पास जाना है, दोनों पहचानता है। तो कुत्ते का पहचानना, भयभीत होने का मतलब है कि मेरी जान का संकट है, इसको नोइंगली पहचानना। जब हम मच्छर के भयभीत होने की बात कर रहे हैं तो बेसिकली मच्छर में, जैसे पेड़ पौधों में भी आप देखते हो, पेड़ पौधे में भी पेड़ पौधे को अनुकूल वातावरण नहीं मिला तो मुरझाया हुआ दिखता है। अनुकूल वातावरण मिलेगा, अभी ऐसे बैक्टीरियाज और क्या क्या डेवलप कर रहे हैं जिससे कि जड़ें ज़्यादा नीचे तक, पानी यदि नीचे है तो जड़ें और थोड़ी नीचे चली जाएं ताकि उसको, पौधे को पानी मिल जाए। जहाँ पानी की कमी है वहाँ भी पौधे सर्वाइव हो सकें, उसके लिए कुछ इस तरह के इनोवेशन भी सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधा भी अपनी, जैसे वो पढ़ते थे हम, वो मांसाहारी पौधे नहीं पढ़ते थे, वो कीट पतंगा बैठता है तो बंद कर लेता है। तो इसका मतलब है कि उसका भी इतना ही मतलब है कि वो अपने भोजन को पहचानता है। जिस तरह से 2 आम का पौधा, नीम का पौधा आजू बाजू लगाओ, नीम का पौधा उसी मिट्टी में से कड़वे तत्वों को पहचानता है, आम का पौधा उसी मिट्टी में से मीठे तत्वों को पहचानता है। दोनों आजू बाजू लग गए, इससे आम कड़वा नहीं हो जाता है। दोनों क्लियरली साथ साथ रहने के बावजूद भी उसी मिट्टी में से अपनी आवश्यकता को पहचानते। ये अद्भुत बात है ना। हमारा सारा विज्ञान के ज्ञान के बावजूद ना हम एक नींबू बना सकते, ना हम एक आम बना सकते, ना हम एक बीज बना, आज तक कोई भी बीज हमारा बनाया हुआ नहीं है। जो भी बीज है नेचर से हमको मिला है, बीज हमने नहीं बना, सेल ही नहीं बनी, बीज तो बाद में बनेगा, लगभग अभी तक हम ऐसा कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक मच्छर को मारते हैं और फिर वहीं बैठता है, इसका मतलब वो ये नोटिस नहीं कर पा रहा है कि ये मेरे लिए खतरा है। वो ये पहचान पाता है कि ये हवा हिलने से जो प्रभाव हुआ,
पहचानना निर्वाह करना होता है। जैसे कभी कभी देखा वो झरोके से लाइट आती रहती है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, फूंक मार देने से सब हिल जाता है। हिलने के ढंग से देखोगे धरती भी लगातार सूरज के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसमें कोई सुख दुख होता है, वो उसको उसमें कोई है ना मानना होता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मानना कि घटना रिपीटेड एक्शन को स्वीकार करने से हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मच्छर प्रभावित होता है अनुकूलता प्रतिकूलता से। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी होती है ना। कभी यदि बाय द वे आप जहाँ रहते हो वहाँ मधुमक्खी का छत्ता है, तो रात को 2 बजे आप वॉशरूम के लिए उठोगे, लाइट जलाई तो मधुमक्खी के लिए काम शुरू हो गया, क्योंकि लाइट दिखने से लाइट को वो एक तरह से पहचानती है, अंधेरे को वो एक तरह से पहचानती है। मच्छर को देखोगे तो सुबह ऐसे निकलता है जैसे बिल्कुल जॉब पे जा रहा हो, और शाम को ऐसे आता है जैसे बिल्कुल जॉब पूरी करके आ गया है, अब खाना टेबल पे लगेगा और उसको टेबल से खाना लेना है। बफे सिस्टम है ना अपना, अपन बिस्तर पे लेट जाते हैं, उसको लगता है कि हाँ मेरा खाना आ गया है, तो आ जाता है वो, है ना। मच्छर में भी ये देखा गया है, किन्हीं लोगों के पास मच्छर ज़्यादा आता है, किन्हीं लोगों के पास मच्छर नहीं आता है। ऐसा ध्यान में है। तो मच्छर में वो पहचानने निर्वाह करने का काम होता है, तो उसके अनुकूल जिस भी विधि से वो अपने भोजन को या अपनी चीज़ों को पहचानता है, जिस व्यक्ति के ब्लड में या शरीर में कोई गंध होती होगी जिसकी वजह से आप बेहतर उसको समझते होंगे कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो उसके पास वो कुछ लोगों के पास मच्छर कम आते हैं और कुछ के पास सारे उसी के पास रहते हैं, ऐसा भी देखने में आता है ना। वो एक बात। तो इससे ये पता चला कि बेसिकली जिस तरह से एटम मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल एक दूसरे को पहचानते हैं, यदि पानी का, यदि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से जुड़ेंगे। गलती से भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल से जुड़े। ये पहचानना निर्वाह करना हुआ कि नहीं। यही पहचानना निर्वाह करना और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पेड़ पौधों में देखा जाता है। यही पहचानना निर्वाह करना जब आप इंसेक्ट्स में जाते हैं तो बेसिकली वहाँ एक ब्रेन है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, जो भी है, वो जो ब्रेन है, अनडेवलप्ड ब्रेन है, वो उस शरीर को संचालित करता है और अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचानता है। एक ही बात समझने के लायक है, इस पूरे एग्जिस्टेंस में सुखी दुखी होने वाली एकमात्र चीज जीवन है। जैसे एटम सुखी दुखी होता है क्या? मॉलिक्यूल सुखी दुखी होता है क्या? एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ सेल हो गया, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसका भी परमाणुविक स्वरूप है, उसका भी एक केंद्र है, लिक्विड है, वो कुल मिला के एटम मॉलिक्यूल ही है। तो यदि एटम मॉलिक्यूल ही है तो सुखी दुखी नहीं होगा। इसलिए पेड़ पौधे कभी भी सुखी दुखी नहीं होते हैं, इसलिए आप खाना खा सकते हैं। ये हमारी मान्यता कहां से आती है कि पेड़ पौधे सुखी दुखी होते हैं? ये हमारी आस्थाओं ने हमको दिया है, शाम को मत तोड़ो, है ना, वो भी सोते हैं ऐसा। तो ठीक है, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए उनसे थोड़ा दूर रहना है। जैसे ऐसी भी घटनाएं घटी, रात को आदमी पेड़ के नीचे सो गया और मर गया, बोले भूत आ गया। भाई रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तुमको ऑक्सीजन नहीं मिली। ऐसे भी केसेस हैं जिसमें लोग घर में रात को वो जो हीटर रहता है, ठंडी के समय में हीटर कमरे में लगा के सो गए और कमरा एयर टाइट है और आप सोते सोते ही ऊपर चले गए, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन थी वो हीटर ने जला दी, आपके लिए ऑक्सीजन नहीं बची। तो ये सब अलग चीज़ें हो गई। लेकिन अब समझ में ये आता है कि एटम मॉलिक्यूल सुखी दुखी नहीं होता है, कोशिका सुखी दुखी नहीं होती है, क्योंकि दुखी होने वाली एकमात्र एंटिटी जीवन है, मैं हूँ, जो मैं इस शरीर को चलाता हूँ। मैं नाम की एंटिटी पेड़ पौधे को नहीं चला सकती, क्योंकि उसमें विकसित मस्तिष्क नहीं है, उसमें कोई मानने की क्रिया नहीं है, उसमें कोई भयभीत होने की क्रिया नहीं है, प्रभावित होने की क्रिया है, प्रभावित होना है, जो कि पहचानना निर्वाह करना ही है। सर बढ़िया। इसलिए मक्खी मच्छर भयभीत नहीं होते हैं। मक्खी मच्छर अपने मैकेनिज्म के अनुसार, अपना जो भी उसका मैकेनिज्म है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचानते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचान कर, जैसे मच्छर सुबह घर से बाहर क्यों निकलता है? टेम्परेचर डिफरेंस है।
तो एक तरह के टेम्परेचर डिफरेंस में, जैसे ये वाले मौसम में सितंबर का ही मौसम था, मेरे ख्याल से इस मौसम में यहाँ बहुत मच्छर डेवलप होता है, क्योंकि आसपास पूरे खेतों में कोई ना कोई मतलब फसल लगी हुई है। अभी मेरे को लगता है बहुत गर्मी रही, अचानक बारिश आई है, ये टेम्परेचर उसके लिए अनुकूल नहीं है। कोई एक स्थिति आएगी जब बहुत मच्छर हो जाता है और अचानक 4 दिन तगड़ी धूप निकल आए, सारा मच्छर गायब हो जाता है। इसका मतलब है एक तरह का प्याज घर में रखी रहती है और थोड़ी नमी का वातावरण हो गया, बरसात के पहले की मौसम आ गया, तो उससे चले उसमें अंकुर फूटना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसके अनुकूल एम्बियंस उसको मिलेगा, उसमें अंकुरण फूटना शुरू हो जाता है। आलू घर में रखा रहता है, एक समय तक रखा रहता है, एक समय के बाद उसमें अंकुरण फूट जाता है। गुड़ घर में रखा रहता है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, नमी पकड़ता है, गुड़ पिघलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सभी इकाइयाँ में पहचानने निर्वाह करने का काम होता है ना। बाहर में लकड़ी रखी है और लोहा रखा है और एक ही टेम्परेचर है, कौन ठंडा ज़्यादा होता है? लोहा ठंडा हो जाता है ज़्यादा, जबकि टेम्परेचर एक है, लेकिन उस टेम्परेचर को एब्जॉर्व करने की पात्रता लकड़ी की कम है, लोहे की ज़्यादा है। इसलिए तमाम ठंडी जगहों में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है वो अपने टेम्परेचर को बनाए रखता है। इसलिए पहचानने निर्वाह करने का काम लकड़ी से लेके पानी से बोले पानी की भी मेमोरी होती है, तो कुल मिला के वो पहचानना निर्वाह करना ही होता है, बाकी महिमा मंडन करना एक अलग तरह की बात है। तो इससे ये समझ में आया, एटम मॉलिक्यूल से लेके सेल से लेके इंसेक्ट्स तक, जहाँ तक कि कोई, जैसे इंसेक्ट्स को देखें, इंसेक्ट्स में विकसित मस्तिष्क है? नहीं है, अर्धविकसित मस्तिष्क है। इंसेक्ट को कुछ सिखा सकते हो? ये हमारे पालतू मच्छर हैं, मेहमान आते ही छोड़ दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। तालाब की छोटी मछली को आप कुछ नहीं सिखा सकते, जबकि डॉल्फिन के साथ आप खेल सकते हो, सिखा सकते हो। तो इससे समझ में आता है कि मछली नाम की एक ही वैरायटी में भी एक मछली है जिसमें अर्धविकसित मस्तिष्क है, एक दूसरी मछली है विकसित मछली, जिसका मस्तिष्क इतना विकसित है कि कोई जीवन उसको चलाता है, तभी हम उसको सिखा सकते हैं, वो हमारे आदेशों को समझ सकती है। मैमल है वो। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग आकाश में, जमीन में और जमीन के नीचे जितने भी मैमल्स हैं, उन सब में ये संभावना है कि उन शरीरों को कोई जीवन चलाता है, उनमें विकसित मस्तिष्क है। कोई जीवन किसी शरीर को चलाता है, उसकी 2 पहचान बिहेवियरल है, 2 पहचान उसकी स्ट्रक्चरल है। विकसित मस्तिष्क है, इसको डाइसेक्ट करके देखा जा सकता है। विकसित मस्तिष्क है तो उसका शरीर सप्त धातु से बना हुआ होगा, इसको फिजिकली देखा जा सकता है। विकसित यदि जीवन उसको चलाता है तो उसको सिखाया जा सकता है। मच्छर को सिखा के बताओ, मधुमक्खी को सिखा के बताओ, केंचुए को सिखा के बताओ, लीच को सिखा के बताओ, तालाब की छोटी मछली को सिखा के दिखाओ। ये तमाम चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनको आप कुछ नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि उधर सीखने वाली चीज़ है नहीं, मेरे आदेशों को समझने वाली चीज़ नहीं है उधर, इसलिए हम इनको कुछ नहीं सिखा सकते। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी। क्या क्लैरिटी बनी? कि बेसिकली पेड़ पौधों में भी पहचानना निर्वाह करना ही होता है। अब देखो, पशु पक्षी का शरीर भी प्राण कोशिकाओं से बनी हुई रचना है, मानव का शरीर भी कोशिकाओं से बनी हुई रचना है। शरीर का काम इतना ही है कि उसमें पहचानने निर्वाह करने का काम होता है। शरीर की कहानी यहाँ खत्म हो गई। जैसे मैं एग्जाम्पल देके बोलता हूँ, मैं ये तय कर सकता हूँ कि ये जहर है, मुझको खाना है कि नहीं खाना है, यहाँ तक मेरा निर्णय है। एक बार पेट में डाल दिया, अब पहचानना निर्वाह करने का काम करेगा। अब वो दूसरा मैकेनिज्म काम करेगा, नहीं गलती से डल गया था, तुम असर मत करना, अब कुछ नहीं होगा। तो मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, यहां तक मेरा निर्णय है। एक बार मैंने खा लिया तो अब पहचानना निर्वाह करने का काम होगा, मेरा काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि मानव का शरीर, पशु का शरीर, ये दोनों ही कोशिकाओं से मिली हुई रचना है। कोशिकाओं से बन के बनी हुई रचना में पहचानने निर्वाह करने का काम होता है। इसलिए शरीर के लिए, उसके पोषण के लिए कोई चीज़ मिलती है तो शरीर का पोषण होता है, और उसके शोषण की कोई चीज़ हमने शरीर में डाल दी तो शरीर का शोषण होता है। इससे समझदारी का और नासमझी का कोई लेन देन नहीं है। एक बात क्लियर हो गया। अब हम पशु की ओर चलते हैं। पशु में जो जीवन, पशु क्या चीज़ है? देखो, ये शरीर कैसे हैं? ये शुद्ध रूप से सेल से बने हुए शरीर है, कोशिका से बने हुए शरीर है।
पशु का शरीर भी सेल से बना हुआ है, प्लस इसको कोई जीवन चलाता है, और ये जीवन अभी शरीर चला सकता हूँ, शरीर चला सकता हूँ, केवल इतना प्रूव करता है, इतना काम करता है। तो यहाँ पे शरीर चला सकता हूँ, तो वहाँ जीवन अपनी मौलिकता को व्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ कल्पनाशीलता नहीं है, कर्म स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन जीवन है तो भयभीत होता है, जीवन है तो उसमें मानने की कैपेसिटी है। इसलिए पशु शरीर को चलाते हुए जीवन में मिनिमम क्रिया है कि उसमें मानने का काम होता है। इसलिए हम उन्हीं पशुओं को टेम कर पाए जो जिसमें मानने की क्रिया होती थी। वो मानता है, अपने मानने के आधार पर पहचानता है कि इसके पास जाना है कि दूर रहना है, कुल मिला के पहचानना, और उसके आधार पे निर्वाह करता है। मालिक को देख के पूंछ हिलाता है, बाकी को देख के भौंकता है। जैसा मानता है वैसा पहचानता है, जैसा पहचानता है वैसा निर्वाह करता है। ये पशु का बिहेवियर है। पशु के पास में कल्पनाशीलता नहीं है, कर्म स्वतंत्रता नहीं है। अपने शरीर को बनाए रखने के अर्थ में उसका सारा मानना होता है। पशु में विचार होता है कि नहीं होता है? आंशिक रूप में विचार होता है, कल्पनाशीलता नहीं होती है। विचार का मतलब खाना खाना है, अब खाना नहीं खाना है, अब सो जाना है, अब उठ जाना है। अननोन व्यक्ति दिखाई दिया तो भयभीत होना है। ऐसे गाय जो है ना, नए व्यक्ति से बहुत भयभीत होती हैं। जैसे गाय के बच्चे, सारे बच्चे एकदम डर जाते हैं। कोई नया व्यक्ति आता है तो, दूध वाला आता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो रोज उनके पास जाता है उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा मानता है वैसा पहचानता है, वैसा निर्वाह करता है। जैसे अभी आ गया कि पिटबुल और ये डॉग, कौन सा, जर्मन शेफर्ड। बेसिकली पिटबुल और जर्मन शेफर्ड ये दोनों जो है शिकारी कुत्ते हैं। अब शौक किया हम इनको घर में ले आए, क्योंकि किन्हीं लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, किन्हीं लोग का शौक भी है। लेकिन ये दुर्घटनाएं भी हम पाते हैं कि ये कुत्ते किसी ना किसी के साथ में कोई दुर्घटना, क्योंकि बेसिकली ये ब्रीड ही उस तरह की है। तो इससे हमको समझ में आता है कि उसका मानना, पहचानना, निर्वाह करना कैसे काम करता है। अब मानव की बात करेंगे तो मानव का शरीर भी कोशिकाओं से मिलके बना है। मानव के शरीर को भी कोई जीवन ही चलाता है, लेकिन मानव के शरीर को चलाने वाला जीवन स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। स्वयं के होने को प्रमाणित करने का मतलब स्वयं में क्या है? सोचने समझने की क्षमता। पूरे धरती के सभी मानव में कितने प्रकार के भय पाए जाते हैं? गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? पूरी धरती के सभी मानव में कितने प्रकार के भय हो सकते हैं? उनको गिना जा सकता है कि नहीं? बोलो, गिन सकते हैं कि नहीं? है? दुनिया के सभी लोगों में कितने प्रकार के भय हो सकते हैं? उनको गिना जा सकता है कि नहीं? नहीं गिना जा सकता। अब मैं कहता हूं देखो, 4 ही होते हैं, उससे अधिक कोई हो तो बताओ। असहमत होने का प्रयास बनाए रखो। तो धरती के सभी लोगों में 4 ही भय होते हैं। प्राण भय, धन भय, पद भय और मान भय। ये 4 ही भय होते हैं। 5वां भय ढूंढ के बताओ। हाँ, भय का स्वरूप तो लाखों हो सकता है। हाँ, लेकिन बेसिकली उसको 4 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। शरीर के जाने का भय, धन के जाने का भय, पद के जाने का भय और अपनी सम्मान के जाने का भय। संबंध के खोने का भय किसमें आएगा? मान। आपने मेरे को जैसा माना हुआ था, अब आप नहीं मान रहे हो, बस यही मान भय है। आपने मेरे को भाई माना था, बड़ा भाई माना था, आपने दोस्त माना था, है ना, हम पति पत्नी संबंध में है, सामने वाले ने आपको मानने से मना कर दिया। तो शरीर के मरने का भय प्राण भय, अपनों के खोने का भय मान भय, पद नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व का क्या होगा? पद भय, और धन नहीं रहेगा, धन से भी हमने अपनी पहचान को जोड़ रखा है, तो उसके कारण भी हम परेशान होते हैं। धन, पद और मान भी तो प्राण से ही कनेक्टेड है। धन, पद और मान कैसे कनेक्टेड है? भाई मेरा मान लो पद चला गया, तो मेरा कौन सा इसमें प्राण चला जाएगा? पद के साथ धन 85% जाता है, धन के साथ प्राण जाता है। खाओगे नहीं फिर? ओहो, केवल मैं पद है इसलिए कमा रहा हूँ का? मेरे पास कोई और योग्यता नहीं है क्या? ये बिल्कुल ठीक बात है। एक बार मेरे टीचर, पास तो नहीं है।
हाँ मैं ये तो यही बिल्कुल कमाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो यही डर है। देखो मेरे ये पास लैंड नहीं है, फ्लैट नहीं है, और गाय नहीं है, भैंस नहीं है। मेरे पास तो मेरे पास तो मेरी नौकरी ही है। हमारे दोनों लोग हैं तो ये तगड़े वाले। देखिए ये खुशी की बात है ना। पहले ऐसा नहीं है कि आईएएस ऑफिसर पहली बार शिविर कर रहे हैं, पहले भी किए हैं और कई लोग किए हैं। लेकिन एक विद्यार्थी बन पाना, एक अपनी स्थिति को बिल्कुल एकदम हम आमने सामने होकर बात कर पाएं, ये बहुत खुशी की बात है। तो मेरे को लगता है इसमें कल्याण होगा। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। एक बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ। जब शुरुआती दौर में टीचर्स के शिविर चल रहे थे, तो शिविर चलते चलते एक दिन अचानक शिक्षा पे बात चल रही थी। किसी पॉइंट पे मैंने कहा, कल दिल्ली सरकार बोले कि भाई हमारे पास बजट नहीं है और हम सैलरी नहीं दे सकते हैं, तो कल से हम क्या करेंगे। तो क्या हुआ मालूम है? टीचर्स का शिविर था सारा, तो भाई साहब 5 मिनट के लिए तो एकदम सन्नाटा था। शॉक, वाकई में शॉक। अचानक एक छोटी एज की लड़की जो शायद अभी जल्दी से डिपार्टमेंट में आई होगी, वो अचानक बोलती है, सर मैं तो बुटीक खोल लूंगी। उसको सुनने के बाद ना बाकी की सांस में सांस आई। बोले हम ट्यूशन पढ़ा लेंगे, है ना। मैंने कहा देखो ट्यूशन का काम तो करना ही नहीं है, अब बताओ क्या करोगे। ठीक, तो वाकई में ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि कल को हमारा एक दोस्त आईएफएस हैं, तो हम लोग गौशाला चलाते हैं, गौशाला का हिसाब किताब कर रहे थे। 15 साल 20 साल पुरानी बातें हैं। सब कुछ गौशाला में ठीक चलेगा तो महीने का 20,000 रुपये आएगा। बोले यार मैं साइन करने का 35,000 रुपये लेता हूँ और मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कल को ये जॉब नहीं रहेगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। यही सोचने की बात है। तो मैं कहना यही चाहता हूँ, ये केवल किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, हम सब का मामला है। ये पूरी एजुकेशन हमको मुंह चलाना सिखाती है, पेन चलाना सिखाती है। मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई स्किल को यूज करके मैं अपना घर चला लूंगा। हम कितना सामान यूज करते हैं। चलो, जिन लोगों को क्लरिकल जॉब करना है, जिन लोगों को मैनेजरियल जॉब करना है, जिन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना है, ऐसे लोगों की कितनी संख्या में जरूरत है? बहुत थोड़ी सी लोग होता। हम तो पूरे देश को इसी काम में लगा दिए। वही सबको BA MA करना है। देखो इंजीनियरिंग का क्या हाल हो गया। इंजीनियरिंग करके हमको इंजीनियरिंग जैसा करने का कुछ आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे पुनर्विचार करने की आवश्यकता इसलिए है। आज इंजीनियरिंग एजुकेशन डूब गई ना, और आप तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बच्चे तैयार करते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ के वो संदर्भ ध्यान में आता है कि यार ये कल को ये जॉब किसी भी कारण से ना रहे तो वाकई में हमको वो कॉन्फिडेंस कैसे आए। तो 20 साल की एजुकेशन में हम क्या एजुकेशन पाएँ कि हमको अपने हाथ से कुछ करने का, उत्पादन करने का कोई स्किल, कोई चीज़ें हमारे पास और भी हमारे पास हों, है ना, ताकि हमको हमेशा ये रहे यार खाना पीना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो तो हम कर ही लेंगे। जैसे मैं 2 लाइन और बोल दूँ, मेरे को जब जॉब से रिज़ाइन करना था तो मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे आया? मेरे को कॉन्फिडेंस ये था यार किसान का बेटा हूँ, छत और रोटी तो घर में उपलब्ध है, घर वाले सुबह शाम गाली देंगे, खाना पीना तो ज़िंदगी भर उपलब्ध है, हर किसान के घर में उपलब्ध है, तो कोई ख़ास बात नहीं है। इसका मतलब मेरे को लगता है कि एक किसान को, किसान के बेटे में इनसिक्योरिटी कम है। शहर में जिसका सैलरी से घर चलता है, यदि सैलरी नहीं आएगी तो कल किराया नहीं जाएगा। तमाम लोगों के जिन्हों के अच्छी सैलरीज मिली, शहर में बड़े बंगले किराए पे ले लिए, उनके खर्चे भी, पहले तो बचाने की परंपरा थी, आजकल खर्च करने की परंपरा है। तो लोन पे ये ले लिया, लोन पे वो ले लिया। इधर पता चले कोरोना काल में या किसी मंदी का काल आया, सैलरीज चली गई, जॉब चली गई, तो भाई सब लोग डिप्रेशन में। कितने लोग हैं जो फॉरेन से जॉब छोड़ के एक समय में इंडिया आए, जब वो आर्थिक मंदी आई और तमाम कोरोना की वजह से भी सब कुछ हुआ। तो ये सारे कारण ऐसे हैं। और जब इंडिया में जॉब हो रही है तो फिर भी एक सिक्योरिटी है। तो हायर एंड फायर सिस्टम में तो आपको पता नहीं होता कि मैं सुबह जाऊंगा और मेरे को बता दिया जाएगा कि गुड बाय। तो कितनी इनसिक्योरिटी के साथ आदमी काम करता है। तो ये तमाम चीज़ों को देखेंगे तो 2 चीज़ें हैं मेरे को लगता है। 2 लाइन और बोल दूं। एक तो मेरी माइंड में ये क्लैरिटी आ गई कि मेरी आवश्यकता कितनी है, इससे बहुत सुकून आ जाता है। यदि मैं अपनी आवश्यकताओं को परिभाषित कर सकता हूं और मेरी 1 लाख की सैलरी, दूसरे की 5 लाख की सैलरी, और की सैलरी मेरे लिए पर्याप्त है, पर दूसरे की 5 मेरे को तंग करती है कि मेरी 7 का था उसकी 5 हो गई, ठीक है,
तो ये जो कंपैरिजन मोड के कारण परेशानी होती है और आवश्यकता ना पहचानने के कारण परेशानी होती है, तो ये एक लेवल की स्टेबिलिटी है कि वो क्लियर हो जाए। दूसरी, मेरे हाथ में कोई स्किल है और मेरे को पता चलेगा यार इमरजेंसी में इतना तो मैं मैनेज कर ही सकता हूँ, तो ये दोनों चीज़ों को मिला के फिर आपका जॉब रहे नहीं रहे वो प्राण भय की ओर नहीं जाता है। हमारा ज़्यादा पैसे का कम होना सम्मान के साथ, मान भय के साथ जुड़ता है। कल जॉब नहीं रहेगी तो लोग क्या कहेंगे, कल ये स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो प्राण भय के साथ कम जुड़ता है, मान भय के साथ ज़्यादा जुड़ता है। सर, मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। मेरा मतलब पद लूज़ करने का ये नहीं था कि मैं एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन या आईएएस नहीं रही। मेरे पास कोई ना कोई पद तो होना चाहिए। स्किल तो है मेरे पास बहुत आउटसाइड ऑफ दिस। हाँ, वही दैट इज नॉट माय इनसिक्योरिटी। पर पद फिर क्यों रहना चाहिए? तो बाय द वे पद, बाय द वे मान लीजिए आपके पास वो एप्टीट्यूड है कि आपको लगता है कि कोई तो पद आप ले ही लोगे, लेकिन इन जनरल आप देखोगे तो सभी के अच्छा वो पद की भी सीमा है ना। 2% लोग सरकारी नौकरी करेंगे, 2 या 3%। इसके बाद वालों के पास कितनी भी स्किल रहे और कितना भी एप्टीट्यूड रहे, जगह ही नहीं है ही 3% के लिए। ये तो फिक्स है ना भाई। आईएएस कितने बनेंगे? 100 होते हैं ना हर साल लगभग, है ना। अब 100 के बाद कितने भी टैलेंटेड लोग हैं, आईएएस नहीं बनेंगे ना, ये पहले से तय है। तो इसका मतलब है कि आपके टैलेंट का भी सवाल नहीं है। सिस्टम ये कहता है कि भाई हम 100 ही लोगों को आईएएस बना पाएंगे, 90 लोगों को आईपीएस बना पाएंगे, जो भी संख्या होगी मुझको पता नहीं है, लेकिन ये फिक्स है 6000 लोग ही आईआईटी में जाएंगे। अभी बाद की जो आईआईटी बन रहे हैं उनको लोग आईआईटी मान ही नहीं रहे, वो आईआईटी है ही नहीं, है ना। बाद के जो आईएम बने उनको लोग आईएम मान ही नहीं रहे हैं। एवीसी आईएम है बस, अहमदाबाद, बेंगलोर और कलकत्ता, 3 को लोग आईएम मानते हैं, बाकी को लोग आईएम नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, चाहे हमने 20 बना दिए, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड था, वो जो स्टेटस था, वो तो अभी भी 3-4 के पास ही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद के कितने भी टैलेंटेड लोग होंगे उनको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट ही लिमिटेड है। इसका मतलब है कि 3% लोग सरकारी नौकरी करेंगे, 12-13% लोग बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स करेंगे। 85% लोगों की बाध्यता ही है कि वो कोई अपना काम ही करेंगे, पहले से फिक्स है स्ट्रक्चर। ठीक हो गया? मैं अपनी बात कह पाया? यहाँ ये कहने का मतलब है, यहाँ पद का मतलब बिल्कुल क्लियर है। समाज जो आपको पद देता है और व्यवस्था जो आपको देती है उसका नाम पद है। जब यहाँ पद लिख रहे हैं तो उसका नाम है, यहाँ माँ बाप को पद नहीं बोल रहे। तो जब यहाँ पद शब्द लिख रहे हैं कि समाज प्रदत्त, जैसे कुछ लोग समाज में अध्यक्ष हैं, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई समाज में किसी जिम्मेदारी पे है, तो या तो सामाजिक रूप में हम चुने गए प्रतिनिधि हैं जिनको कोई समाज ने समाज पहचानता है कि भाई आप ये जिम्मेदार हो, या हमारी व्यवस्था का तंत्र हमको पहचानता है कि आप ये जिम्मेदार हो। तो समाज और व्यवस्था के द्वारा दिया गया पद। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि दुनिया में 4 ही भय हैं, 5वां नहीं। 5वां हो तो बताओ। इससे आसान क्या हो जाता है यार, 4 ही भय हैं, 2 ही क्वेश्चन है, तो चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। वो जो अपना बहुत परेशान है कि अनलिमिटेड क्वेश्चन है, अनलिमिटेड भय है, तो यार जिंदगी तो पकड़ में फिर नहीं आएगी। 5वां कोई भय हो तो बोलो, ठीक है। 4 ही भय। अब देखो मजे की बात क्या है, पशु के पास एक ही भय है, पशु के पास एक ही भय है, प्राण भय। अब कोई बता दे मेरे को कि ऐसा क्यों है तो मजा आ जाए। पशु के पास एक ही भय है, प्राण भय, जबकि जीवन ही पशु शरीर को चलाता है, जीवन ही मानव शरीर को चलाता है, लेकिन मानव के पास 4 भय हैं। क्यों पहचान को जोड़ रखा है? क्योंकि मानव शरीर को चलाता हुआ जीवन स्वयं के होने को प्रमाणित करता है, इसलिए मानव में उसकी पहचान की तलाश, उसके सम्मान की तलाश, उसका आइडेंटिटी क्राइसिस जो भी कुछ है। तो मानव में रोटी कम मिल जाएगी चलेगा, गरीब से गरीब आदमी भी कहता है बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए। वो ऐसा नहीं कहता है यार तुम मेरा अपमान किए जाओ और 2 रोटी दे देना, ऐसा नहीं बोल रहा है। इसका मतलब है कि मानव की आवश्यकता की बात करेंगे तो शायद उसकी रोटी की आवश्यकता एक बार को कम रह जाएगी चलेगी, लेकिन उसके सम्मान, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान का मामले को वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इससे ये समझ में आया कि बेसिकली जब मानव शरीर में जीवन शरीर को चलाता है तो वहाँ जीवन अपनी मौलिकता को व्यक्त करता है,
जब पशु शरीर में जीवन शरीर को चलाता है तो जीवन अपनी मौलिकता को व्यक्त नहीं करता है, वो जिस शरीर को चलाता है उस शरीर की मौलिकता व्यक्त होती है। फॉलो कर पाए? जो प्राणियों में या एनिमल्स में जीवन है वो केवल उनके शरीर को चलाता है, और जीवन शरीर के स्वरूप में हो जाता है, शरीर की मौलिकता व्यक्त होती है। शेर शरीर को चलाते हुए जीवन शेर के स्वरूप में हो जाता है, अपनी मौलिकता को व्यक्त नहीं करता है, उस शरीर की मौलिकता के साथ व्यक्त होता है। इसीलिए उसमें धन पद मान ये सब चीजें नहीं नहीं होता होती है। हैं, केवल शरीर का डर है और वो प्राणभय ही हो सकता है। बस, बढ़िया। और मानव की बात करेंगे तो अपनी पहचान के लिए वो प्राण को भी दांव पे लगा सकता है। ऑनर किलिंग क्या चीज है? अपने ही बच्चे को अपने हाथ से गोली मार देना कि तुम परिवार के सम्मान के विरोध में जा रहे हो। और कोई व्यक्ति किसी गिल्ट में अपने शरीर को फांसी पे लटका देता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है, अब मेरा जीना ठीक नहीं है। तो सम्मान मान के लिए आदमी अपने शरीर को भी दांव पे लगाता है, ये भी दिखाई देता है। इससे ये समझ में आया, लेकिन अब मानव को जब हम जीते हुए देखते हैं तो समझ में आता है कि मानव में भी मानना होता है, मानव में भी पहचानना होता है, मानव में भी निर्वाह करना होता है। इसलिए हमारी पुरानी संस्कृत की बुक्स में हम लोग पढ़ते थे कि ज्ञान के बिना मानव पशु समान होता है। अब समझने की बात है, क्यों बोल रहे जिंदा रहने के धरातल पर मानव एनिमल कॉन्शियसनेस में जीता है, ऐसा क्यों बोल रहे? तो जिंदा रहने के धरातल पर पशु में भी मानना पहचानना निर्वाह करना होता है, हम मानव में भी पहचानना। जो कोई मेरे से 4 बार हंस के बात कर ले, मेरे को लगता है ये अच्छा आदमी है, और जो थोड़ा सा टेढ़ा बात करता है लगता है ठीक आदमी नहीं है। बाद में पता चला जो हंस के बात करता था उसको मेरे से काम निकालना था, और जो टेढ़ा बात करता था वो सही आदमी था। इसका मतलब है हम मानव को नहीं समझते हैं केवल उसकी बॉडी लैंग्वेज से, और वो मेरे लिए कैसा है ऐसा बाहर से पहचानते हैं, मानव को नहीं पहचानते। तो इससे समझ में आया कि दोनों का क्वालिटेटिवली देखा जाए तो मानना पहचानना निर्वाह करना ही हो रहा है। फर्क इतना है कि मानव के पास मानना पहचानना निर्वाह करना के साथ कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता दोनों है। इसलिए पशु का मानना बहुत सीमित है, मानव का मानना बहुत विशाल है ना। वो उसके पास धर्म की मान्यताएं हैं, उसके पास आस्था की मान्यताएं हैं, उसके पास तमाम दुनिया की इंफॉर्मेशन है। उसका मानना, क्योंकि उसके पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है, इसलिए मानने का गेम बहुत बड़ा है। अब क्या हो गया? आप क्या कर रहे? अब इतना ही बोल रहे, मानव में क्या चेंज आना है? मानव में यदि जानना हो जाए, जानने के आधार पर मानना हो जाए तो बस सारी दुनिया बदल जाए। ये बुद्धि का काम है, यही बुद्धि का जागृत होना है। तो बिना बुद्धि के जागृत हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। अनपढ़ में भी मानना पहचानना निर्वाह करना होता है, पढ़े लिखे में भी मानना पहचानना निर्वाह करना होता है, और किसी भी आयु में भी पहचानना निर्वाह करना ही होता है। यही हमारी सीमा रहती है। हम स्वयं को शरीर मानते हैं और इसी सीमा में जीते हैं। बढ़िया। फिर यहां से हम कह रहे हैं कि एजुकेशन का एक ही पर्पस है, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। इसको जीव चेतना कहा। तो पशु का जीव चेतना में जीना उसका स्वभाव है, मानव का जीव चेतना में जीना स्वभाव नहीं है, क्योंकि ऐसा जी के उसको तृप्ति नहीं होता है। मानव का मानव चेतना में जीना स्वभाव है। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन ही शिक्षा का लक्ष्य है। यही एक स्वस्थ मानसिकता को स्थापित करने का सारा काम है। तो इस रूप में हमने देखा। अब ये बताओ, जो हम क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे थे, लिविंग नॉन लिविंग, अब बताओ पेड़ पौधे पशु पक्षी और मानव में कुछ अंतर है कि ये तीनों एक ही उस पर रखे जाएं? टोटली डिफरेंट चीज है। तो साइंस का अधूरापन हमको दिखाई देता है कि साइंस में जीवन की कोई कंसेप्ट नहीं है। शरीर को चलाने वाली रियलिटी शरीर से कोई अलग है, ये क्लैरिटी जब नहीं है तो वो तीनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। उसमें भी मानव शरीर को चलाता हुआ जीवन उसकी मौलिकता को व्यक्त करता है, ये पहचानना तो बिल्कुल दूर की बात है।
तो जो सुविधा पक्ष हमको मिला है उसका सम्मान है, लेकिन जो मानसिकता पक्ष हैंडल करना है वो शेष है, वो हमारी आपकी जिम्मेदारी है? हाँ, वो जो डिस्कशन चलता है कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है, वो हमारी छोटी क्लासेस में ये डिबेट इस पे करवाते हैं। यदि जिंदगी में देखें तो दो ही चीजें हैं, जिंदगी का कोई लक्ष्य है और जिंदगी की कोई दिशा है। यदि हम साइंस की बात करते हैं तो वो लक्ष्य विहीन है, लेकिन उसने प्रक्रिया प्रोसेस को बहुत क्लियरली स्टैब्लिश किया। ये साइंस की खूबसूरती कहाँ है वो हमको समझ में आए, गैप कहाँ है वो समझ में आए। एक मोबाइल के बाद अगला वर्जन, अगले वर्जन के बाद अगला वर्जन, तो मोबाइल ने कैसे को स्टैब्लिश किया, प्रोसेस को स्टैब्लिश किया, लेकिन लक्ष्य विहीन है। लक्ष्य इस सब का यूज क्या करना है? मेडिकल साइंस में ये टोटली मिसिंग है कि शरीर को स्वस्थ क्यों रखना है। कोई भी डॉक्टर से पूछ लो, तो स्वस्थ क्यों रहना है? क्योंकि मजे करना है, और मजा करना फाइनली वहीं तक जाता है। तो इसका मतलब है कि भोग, शरीर भोग के लायक बचा रहे, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है। ये मैसेज बहुत सेट है। मुझको एक्चुअली पता नहीं है कि इस शरीर का करना क्या है। तो जब तक ये पर्पस ही क्लैरिटी नहीं है कि शरीर का करना क्या है, इसलिए हम शरीर को इतना चमकाना, इतना प्रभावित होना, इतना प्रभावित करना, आखिर ये सब किधर जाता है? ये सब जाता उधर ही है। तो फाइनली ये समझ में आया, हमने करके देख लिया सब, मजा तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं था क्वेश्चन का। तो आंसर क्या निकला? आंसर ये निकला कि बेसिकली मैं जीवन हूं, सुख की निरंतरता चाहता हूं, समाधान पूर्वक सुखी होता हूं। शरीर मेरे समझने के लिए एकमात्र साधन है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है। इस समझ का नाम संयम है। संयम कहां से आएगा? गंगा जल लेके कसम खाने से नहीं आएगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। कोई चीज की उपयोगिता मेरी स्पष्ट है तो मैं उसको संभाल के रखता हूं। शरीर की उपयोगिता ही मुझको स्पष्ट नहीं है तो मैं इसको क्यों संभाल के रखूं? तो या तो मैं दूसरों को चमकाना है इसलिए शरीर को स्वस्थ रखूं। सारे लोग क्यों जिम कर रहे? सब बॉडी दिखानी है, और बॉडी अब तक तो इतने में दिखा के काम चला रहे थे। एक बीच में फैशन आया था, उसमें चड्डी का ब्रांड भी दिखाते थे, और एक और फैशन आया था, उसमें पैंट ना ऐसे पहनते थे, वो यहीं तक होती थी। तब मेरा बेटा 9th-10th में पढ़ता था, तो वो बोल रहा था, पापा उस प्रिंसिपल ने कोई चीज़ के लिए बुला लिया, डांटने के लिए बुला लिया, वहाँ ऐसे खड़ के खड़े हो गए, पैंट नीचे गिर गई। तो ऐसा बहुत सारा, जब हमको ज़िंदगी का कोई पर्पस ही पता नहीं है तो कभी लो वेस्ट कर देंगे, कभी ऊंची कर लेंगे, कभी नीची कर लेंगे, कभी मोरी कम करेंगे, कभी मोरी ज़्यादा करेंगे, कभी थोड़ा सा कपड़े कम करके दिखा देंगे, कभी ज़्यादा पहन के। देखो क्या है, दिसंबर के महीने में आजकल आउटसाइड मैरिज होती है ना, खुले में मैरिज होती है, इतनी ठंड रहती है कि जलेबी वहां से मुंह तक लाने तक ठंडी हो जाती है। दिल्ली की ठंड में गरम जलेबी उठाई और यहां तक आते आते ठंडी हो गई। उस पूरी शादी में महिलाओं को ठंड बिल्कुल नहीं लगती। अभी अगला सुन लो, नहीं तो मेरे ऊपर आप कमेंट कर दोगे। जून के महीने में दूल्हा 3 पीस लगा के बैठा है। ये 2 लाख साल बाद की मानसिकता है। धरती पे 2 लाख साल हो गए हमको रहते रहते। इसलिए भैया शिक्षा में काम करो, कोई तरीका नहीं है। आदमी ने बहुत दुख पाया है, बहुत तंग हुए, और कोई तंग होना नहीं चाहता है। बच्चे कुछ और पटांग करते हैं, माँ बाप तंग होते हैं, माँ बाप आपस में झगड़ा करते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। किसको बताएं अपना दर्द, किसको छुपाएं? हर आदमी के भीतर एक दर्द का कुआं रखा। जो अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में है वो पुण्य है, जो अखंडता सार्वभौमता के विपरीत है वो पाप है। यूनिवर्सल परिभाषा है, आप इसमें कुछ नहीं हिला सकते। सभी के लिए एक जैसा काम करेगा। मानव में समाधान हो, परिवार में समृद्धि हो, समाज भय से मुक्त हो, प्रकृति में संतुलन हो। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। जो इसके अनुरूप है उसका नाम पुण्य है, जो इसके विपरीत है उसका नाम पाप है, जो इसके अनुकूल है उसका नाम मानवीयता है, जो इसके विपरीत है उसका नाम राक्षसीयता है,
जो इसके अनुकूल है उसका नाम मानव चेतना है, जो इसके अनुकूल नहीं है उसका नाम जीव चेतना है। अब सारे एक खूंटा गड़ गया ना, अब सारे शब्द परिभाषित कर लो और ये पूरी दुनिया के लिए एक समान काम करेगा और कोई हिला दे ऐसे आदमी की हैसियत नहीं।